Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aman. You are watching my YouTube channel, Dr. Aman's video. Dear viewer, as you know that we have started a series of the lecture of bioethics. This is the third lecture of that series. आज हम ये लेक्चर आपसे PowerPoint के ज़रिए डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है euthanasia and assisted suicide. So let's start the presentation of today's lecture. Euthanasia and assisted suicide. First of all, I would like to start with the definition of euthanasia. So euthanasia can be defined as the intentional act, deliberate act undertaken by one person with the intentions of the ending of the life of another person. But why? To relieve that person suffering. ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं डेफिनेशन में. फर्स्ट, इट वुड बी अ डिलिबरेट एक्ट, इट वुड बी एन इंटेंशनल एक्ट अंडरटेकन बाय वन पर्सन. ठीक है, what would be that intention? That intention would be the ending of the life of another person. Or what would be the objective of that ending of life of another person is of course relieving that person from suffering. What do we mean by suffering? Suffering जो है वो कोई पेशेंट जो है सीवियर पेन में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ए टर्मिनली इल पेशेंट, या कोई इनक्योरेबल डिजीज़ है, या कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है और पेशेंट जो है वो सीवियर पेन और अदर सिम्टम्स जो है उनकी वजह से सफ़र हो रहा है. सो व्हेन यू intentionally terminate the life of that person, that is known as euthanasia. Or in other word you can say कि when a doctor is allowed by law to end a person life by a painless mean. ये बड़ा important है कि in euthanasia we end the life of another person in a painless mean as long as the patient and their family agree. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट और उसकी फैमिली एग्री होगी तब आप euthanasia कंडक्ट कर सकते हैं. और यू कैन से कि euthanasia इज़ द एक्ट ऑफ अ डिलिबरेटली एंडिंग अ पर्सन लाइफ टू रिलीव सफरिंग. ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ euthanasia. सो euthanasia may be voluntary, involuntary or non-voluntary. First of all, voluntary. What do we mean by voluntary? Voluntary ये है कि when euthanasia is conducted with consent, यानी कि जो पेशेंट है जिसकी लाइफ को आप एंड कर रहे हैं वो खुद कॉन्शियसली वॉलंटरीली आपको इन्फॉर्म कंसेंट प्रोवाइड करता है दैट ही और शी इज़ रेडी फॉर euthanasia. So that type of euthanasia is known as voluntary euthanasia. And voluntary euthanasia is currently legal in Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland and the states of Oregon and Washington in the United States. और ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल है या जो डिबेटेबल है टाइप ऑफ euthanasia है वो है voluntary euthanasia. Now, non-voluntary euthanasia is of course that type of euthanasia when it is conducted on a person who is unable to consent. कोई भी ऐसा पर्सन जो खुद अनेबल है कंसेंट देने के लिए. क्यों अनेबल है? ड्यू टू देयर करंट हेल्थ कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कोमा, तो ही और शी इज़ नॉट एबल टू गिव यू इन्फॉर्म कंसेंट. तो इन दिस केस अगर आप euthanasia करते हैं, उसके लाइफ को टर्मिनेट करते हैं, सो दैट इज़ नॉन वॉलंटरी euthanasia. लेकिन वहाँ पे भी आपको एक सरोगेट डिसीजन मेकर चाहिए होता है, यानी कि कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उस बंदे के लिए, जो पेशेंट है उसके लिए डिसाइड कर ले बाय अनदर अप्रोप्रिएट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सफरिंग. ऑफ कोर्स उसकी सफरिंग, अंडरलाइनिंग डिजीज़ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को देख के कोई सरोगेट बंदा जो है वो डिसाइड करेगा. अब क्वेश्चन ये है कि हु विल बी द सरोगेट डिसीजन मेकर. तो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दैट लेक्चर. उसके अपने कंडीशन है कि सरोगेट डिसीजन मेकर कौन हो सकता है. इनवॉलंटरी euthanasia ये है कि पेशेंट जो है वो ठीक ठाक है, ही और शी कैन गिव यू इन्फॉर्म कंसेंट, लेकिन आप उससे इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लेते या वो इन्फॉर्म कंसेंट नहीं देना चाहता फॉर डेथ.
फॉर टर्मिनेशन ऑफ हिज और हर लाइफ। इसके बावजूद आप उसके लाइफ को टर्मिनेट करते हैं अगेंस्ट द पेशेंट विल। सो दिस टाइप ऑफ या इनवॉलेंट्री euthanasia इज कॉल्ड मर्डर एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ। ये जो है ये बाय लॉ क्राइम है। पूरी दुनिया में जो है इनवॉलेंट्री euthanasia को क्राइम माना जाता है और इसको मर्डर माना जाता है। अच्छा, प्रोसीजरल वाइज जो है euthanasia के दो टाइप है, एक है एक्टिव एंड दूसरा है पैसिव euthanasia। एक्टिव euthanasia इज रेफर टू डिलिबरेटली इंटरवीनिंग टू एंड समवन्स लाइफ, यानी कि आप इंटेंशनली पर्पसली किसी के लाइफ को टर्मिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय इंजेक्टिंग देम विद लार्ज डोज ऑफ सिडेटिव, आप उसे बहुत ज़्यादा नशीली दवाइयाँ या जहरीली दवाइयाँ देते हैं और आप पर्पसली इंटेंशनली किसी की लाइफ को टर्मिनेट करते हैं, तो दैट इज़ नॉन एज एक्टिव euthanasia। पैसिव euthanasia क्या है? इज रेफर टू कॉजिंग समवन डेथ by withholding or withdrawing treatment that is necessary to maintain life. For example, कोई बंदा है उसको सीवियर पेन है और आप उसे पेन किलर देते जा रहे हैं और वो पेन किलर इस हद तक हो जाते हैं कि मज़ीद जो डोज है वो उस पेशेंट के लिए टॉक्सिक बनता है और उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये विद होल्डिंग या विदड्रॉइंग ऑफ ट्रीटमेंट कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिसने किसी पेशेंट की लाइफ को सस्टेन किया है, जैसे वेंटिलेटर पे टर्मिनली इल पेशेंट है और वो वेंटिलेटर पे है, या कोई और ऐसा है कि कोई पेशेंट है जो बिल्कुल वेजिटेटिव स्टेट में है और आप उसे हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन दे रहे हैं थ्रू ट्यूब्स। तो ऐसे कंडीशन में आप विदड्रॉ करते हैं इन ट्रीटमेंट को, तो दैट टाइप ऑफ euthanasia इज़ नॉन एज पैसिव euthanasia। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसिव euthanasia और withdrawing life sustaining treatment in the person's best interest जो है इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि बायोएथिक्स में इसको अलग किया गया है कि पैसिव euthanasia अलग चीज़ है और अगर पेशेंट के किसी पर्सन के बेस्ट इंटरेस्ट में आप कोई लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है उसको विदड्रॉ करते हैं तो ये एक अलग चीज़ है। जैसे विदड्रॉइंग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट बिकॉज it is in the person best interest can be part of good palliative care and is not euthanasia। तो ये palliative care है, यानी कि पेशेंट को रिलीव प्रोवाइड करने का एक तरीका है, ये पैसिव euthanasia नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ है वो है assisted suicide। that what do we mean by assisted suicide? as the name indicate, assisted suicide may be defined as the act of intentionally killing oneself। कोई बंदा अपने आप को इंटेंशनली किल करता है विद द असिस्टेंस ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे बंदे की मदद से, हु डिलिबरेटली प्रोवाइड द नॉलेज मीन्स आर बोथ, और जो अनदर पर्सन है वो उसको पर्पसली उसको नॉलेज भी प्रोवाइड करता है कि आप अपने आप को किस तरह किल कर सकते हैं, और उसको वो ज़राए, वो मीन्स, वो एजेंट, वो एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। इनमें से एक प्रोवाइड करता है या दोनों प्रोवाइड करता है तो दैट वुड बी असिस्टेड सुसाइड। और अगर यही असिस्टेंट जो है कोई फिजिशियन प्रोवाइड करता है तो वी कॉल्ड इट फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। अ फिजिशियन प्रोवाइड द असिस्टेंस, और यू कैन से अ डॉक्टर असिस्ट अ पेशेंट टू कमिट सुसाइड इफ दे रिक्वेस्ट इट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट के विल को, पेशेंट के ऑटोनोमस चॉइस को इन बोथ कंडीशन, इन असिस्टेड सुसाइड एंड euthanasia, दोनों में पेशेंट के ऑटोनोमस चॉइस को, पेशेंट की ऑटोनोमी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर euthanasia और असिस्टेड सुसाइड, बट इन very limited countries where it is allowed by law or by jurisdiction, like example of Switzerland, Luxembourg और Belgium। अच्छा, जो ethical discussion है about euthanasia and assisted suicide, तो that is very interesting part of that lecture। सबसे पहले जो चीज़ है तो there is considerable disagreement about whether euthanasia and assisted suicide are ethically distinct from decision to forego life sustaining treatment। यानी कि सबसे बड़ी जो डिबेटेबल चीज़ है, जो इथिकल डिस्कशंस है, वो ये है कि euthanasia और असिस्टेड सुसाइड को क्या हम लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को विदड्रा करने से अलग रखते हैं या ये एक चीज़ कंसिडर की जाएगी। जिस तरह मैंने आपको कहा
कि जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं तो कभी कभी उनसे लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है वो विदड्रॉ किया जाता है, फॉरगो किया जाता है, यानी कि तर्क किया जाता है, ताकि वो पेशेंट जो है वो अगर उसको कोई फेटल डिजीज़ है तो फेटल डिजीज़ की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कशन है कि इथोनेसिया, असिस्टेड सुसाइड और फॉरगो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट या विदड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है ये अलग अलग कंडीशन है या एक ही चीज़ है। और दूसरी जो बहुत बड़ी डिबेट है वो ये है कि द इथिकल सिग्निफिकेंस गिवन टू द इंटेंशन ऑफ दोज परफॉर्मिंग दिस एक्ट, यानी कि जो इंटेंशंस हैं, जो बंदा इथोनेसिया परफॉर्म कर रहा है या जो असिस्टेड कर रहा है, सुसाइड में असिस्ट कर रहा है, तो उसके इंटेंशंस को भी देखा जाएगा कि उसके प्राइमरी इंटेंशन उस बंदे को किलिंग करने की है या उसको सफरिंग से रिलीव करने की है। तो ये भी बहुत बड़ा एथिकल वो है, डिलेमा है, जिस पे डिस्कशन होती है, जिस पे डिबेट होती है। जो सपोर्टर है इथोनेसिया एंड असिस्टेड सुसाइड के, वो इस आर्गूमेंट को रिजेक्ट करते हैं कि एथिकल डिस्टिंक्शंस हैं जो इथोनेसिया, असिस्टेड सुसाइड और या फॉरगोइंग ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट के, इनके बीच कोई एथिकल डिस्टिंक्शंस है। तो सपोर्टर ऑफ इथोनेसिया या असिस्टेड सुसाइड जो है वो इस डिस्टिंक्शन को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इथोनेसिया, असिस्टेड सुसाइड या विदड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई एथिकल डिस्टिंक्शन नहीं है। और वो ये कहते हैं कि इंस्टेड इथोनेसिया और असिस्टेड सुसाइड जो है दे आर कंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ पेशेंट टू मेक ऑटोनोमस चॉइस अबाउट द टाइम एंड मैनर ऑफ देयर ओन डेथ। वो कहते हैं कि ये पेशेंट का राइट है, बेसिक राइट है कि वो खुद ऑटोनोमस वॉलंटरीली जो है चूज़ करे कि उसने किस वक्त और किस तरीके से मरना है, ठीक है। लेकिन जो अपोनेंट है इथोनेसिया के और असिस्टेड सुसाइड के, वो ये क्लेम करते हैं कि डेथ जो है ये तो प्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ द मोरली जस्टिफाइड विदड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जब आप मोरली जस्टिफाइड तरीके से अगर किसी टर्मिनली इल पेशेंट का जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट है उसको विदड्रॉल करते हैं, तो उस केस में जो डेथ होती है वो फेटल अंडरलाइनिंग कंडीशन की वजह से होती है, विदड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट की वजह से नहीं होती। तो इसलिए जो इथोनेसिया और असिस्टेड सुसाइड जो है और विदड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट जो है फ्रॉम टर्मिनली इल पेशेंट, इसमें एथिकली डिफरेंस है। जो अपोनेंट ऑफ इथोनेसिया है वो ये क्लेम करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अ फिजिशियन हु परफॉर्म इथोनेसिया और असिस्ट इन अ सुसाइड बाय कंपैरिजन हैज़ द डेथ ऑफ द पेशेंट एज हिज और हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो अपोनेंट है वो ये भी कहते हैं कि जो फिजिशियन जो इथोनेसिया में या सुसाइड में असिस्ट कर रहा है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो तो दूसरे पेशेंट को किल करना हुआ, उसके लाइफ को टर्मिनेट करना हो गया, जो कि अगेंस्ट द प्रोफेशनलिज्म है, जो कि अगेंस्ट द हिपोक्रेटिक ओथ है, या कि इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है कि डॉक्टर इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। तो इसलिए जो अपोनेंट है वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो फिजिशियन का प्रोफेशनल अप्रोच है वो पूरा चैलेंज होता है, तो इसलिए वो अपोज करते हैं इस चीज़ को। ऑल्दो जो अपोनेंट है वो पेशेंट के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को रिकॉग्नाइज भी करते हैं, उसके इम्पोर्टेंस को मानते भी हैं, लेकिन स्टिल वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो है उसके भी लिमिट है। और जो रिगार्डिंग इथोनेसिया और असिस्टेड सुसाइड जो है, तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमी है या सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको सोशल पॉलिसी में इतनी अल्टीमेट स्टैंडिंग या इतनी जगह नहीं मिल सकेगी कि हम उसके बुनियाद पे कोई पॉलिसी बना सके। यानी कि सोसाइटी में आम तौर से इथोनेसिया और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड को इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती कि हम उसके बेस पे कोई लेजिस्लेशन कर सके। जो अपोनेंट है वो ये आर्ग्यू करते हैं, और जो सपोर्टर ऑफ इथोनेसिया है वो ये कहते हैं कि ये एक्ट जो है यानी कि इथोनेसिया और असिस्टेड सुसाइड जो है ये टर्मिनली इल पेशेंट को फ़ायदा देते हैं। हाउ? बाय रिलीविंग देयर सफरिंग, जो उनकी तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाती है। और अपोनेंट ये कहते हैं कि इतने अच्छे ग्राउंड नहीं है कि हम इथोनेसिया या असिस्टेड सुसाइड को जो है इंडोर्स करें, क्योंकि इथोनेसिया विल बी लिमिटेड
that euthanasia will be limited to people who request it voluntarily, कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम कि euthanasia जो है वो सिर्फ उन लोगों तक महदूद रहेगा जो हकीकतन वॉलंटरीली उनको रिक्वेस्ट करे। तो ये भी मुमकिन है कि अगर euthanasia को या असिस्टेड सुसाइड को हम लीगलाइज करते हैं तो फिर लोग इसका मिसयूज़ करेंगे, लोग एब्यूज़ करेंगे इन दो मेडिकल प्रोसीजर्स का। ये अपोनेंट का आर्ग्यूमेंट है। और अपोनेंट ये भी कहते हैं कि euthanasia आर आल्सो कंसर्न दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ euthanasia जो है ये may contribute to an increasingly casual attitude toward private killing in society। अपोनेंट ये भी कहते हैं कि अगर हम euthanasia को एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी वजह से मुआशरे में आम तौर से जो प्राइवेट किलिंग होती है तो लोग उसके बारे में भी कैजुअल हो जाएंगे, लोग उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि हमने टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑफ अदर पर्सन्स जो है उसको लीगलाइज किया होगा। तो इसलिए मुआशरे में आम तौर से भी लोग इसको कैजुअल लेंगे प्राइवेट किलिंग को। और बहुत ज़्यादा कमेंटेटर जो है बायोएथिसिस्ट जो है वो कहते हैं कि कोई फॉर्मल डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, एथिकल डिस्टिंक्शंस नहीं है euthanasia में और असिस्टेड सुसाइड में, क्योंकि वो कहते हैं कि दोनों में euthanasia और असिस्टेड सुसाइड दोनों प्रोसीजर्स में जो इंटेंशंस है वो ये है कि आपने पेशेंट के डेथ को फैसिलिटेट करना है। तो कुछ लोग इनमें किसी भी एथिकल डिस्टिंक्शंस के कायल नहीं है, वो दोनों को एक जितना रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि जो बेसिक इंटेंशंस है वो सिमिलर है कि आपने पेशेंट के लाइफ को टर्मिनेट करना है। ठीक है। देयर इज आल्सो डिसएग्रीमेंट अबाउट वेदर euthanasia एंड असिस्टेड सुसाइड शुड राइटली बी कंसिडर्ड मेडिकल प्रोसीजर। एक बहुत बड़ी एथिकल डिस्कशन ये भी है कि क्या हम euthanasia और असिस्टेड सुसाइड को राइट मेडिकल प्रोसीजर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या ये राइट मेडिकल प्रोसीजर नहीं है। और एट द एंड जो इस्लामिक कंट्रीज़ है तो euthanasia इज़ प्रोहिबिटेड बोथ इन द ईस्ट, यानी कि जो मशरक़ में इस्लामिक कंट्रीज़ है या जो बोस्निया हर्ज़ेगोविना है जो वेस्ट में मुस्लिम कंट्री है या इस्लामिक कंट्री है, तो इन कंट्रीज़ में euthanasia जो है वो प्रोहिबिटेड है क्योंकि इट इज़ सीन एज एन नॉन इस्लामिक एंड इट इज़ इक्वलाइज टू द मर्डर। वो इसको कत्ल जो है या मर्डर कंसिडर करते हैं। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि जो क्रिश्चियनिटी है, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो दोनों भी जो euthanasia और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड जो है इन दोनों को मर्डर कंसिडर करते हैं क्योंकि जो बेसिक थीम है इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में वो होली ऑफ द सैंक्टिटी है या जो होलीनेस ऑफ द लाइफ है कि ज़िंदगी एक मुकद्दस चीज़ है, आप इसको किसी भी सूरत में टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये अगेंस्ट द जुरिस्डिक्शन माना जाता है और वहाँ पे इसको मर्डर के इक्वल माना जाता है। आई होप कि आपको euthanasia और असिस्टेड सुसाइड का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल Dr. Aman's video and also hit the bell icon in order to get notification for my new videos or lecture. Thank you so much. Fi Amanillah.